अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्सी क्लासेस। आज का आपका मॉडल पेपर है SSB हेड कांस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। द फर्स्ट पार्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको क्या करना है? सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। सडनली एंड फायर ब्रोक आउट इन द गोडाउन। सडनली क्या हो गया? फायर एक गोडाउन में ब्रोक हो गई। नाउ द सेंटेंस जिसमें अंडरलाइंड पार्ट है उसी को ही हमको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। सो आर वर्ड विच इज अंडरलाइंड इज योर एंड फायर। देखिए हमारे तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, वी हैव ओनली टू टाइप्स, दैट इज योर इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको हम लोग अ या फिर एन बोलते हैं, दिस इज योर इंडेफिनिट आर्टिकल। और द या फिर दी आपका किस में आ जाता है? आपका डेफिनिट आर्टिकल में आ जाता है। गॉट इट। सो यहाँ पे हम अ या फिर एन का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड या फिर वावल साउंड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बात करते हैं फायर, फ में हमको किसका साउंड आवाज आ रही है? कॉन्सोनेंट वर्ड की, राइट। तो यहाँ पे एन की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर वी सडनली अ फायर ब्रोक आउट इन द गोडाउन। और यहाँ पे कोई डेफिनेट केस भी नहीं है, इसलिए द का भी इस्तेमाल करने की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लॉस्ट वॉच ही गॉट हैप्पी। अब ये देख सकते हैं, ये जो पूरा सेंटेंस है इसका जो डूअर है वो एक ही है। ये सुनो कि भाई उसने लॉस्ट वॉच ढूंढा और वो क्या हो गया? खुश हो गया। तो जब दोनों ही सेंटेंसेस का डूअर एक ही होता है तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसको हम लोग किससे बिगिन करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल से बिगिन करते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड लिखा हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? सेकेंड का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइंडिंग द लॉस्ट वॉच ही गॉट हैप्पी। सो पहले का करेक्ट आंसर क्या था? अ फायर। फर्स्ट का बी ऑप्शन, सेकेंड विल बी योर सी ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। दिस फिनोमिना इज क्वाइट रेयर। यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है फिनोमिना, और आपको इसको क्या करना है? इसको रेक्टिफाई करके चेक करना है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर नहीं। दिस फिनोमिना इज क्वाइट रेयर। ये जो फिनोमिना या जो चेंज है वो क्या है? बहुत ज्यादा ही रेयर है। नाउ वी कैन सी हियर, ये जो वर्ड हमारा फिनोमिना है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि ये जो फिनोमिना वर्ड है ये खुद में प्लूरल है कि सिंगुलर है। बच्चों ये खुद में एक प्लूरल वर्ड है, ये खुद में एक प्लूरल वर्ड है। और यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है? दिस, जो किसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है? सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड की हमको जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो नाउन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो फिनोमिना का सिंगुलर क्या हो जाता है? फिनोमिनन। तो दिस फिनोमिनन इज क्वाइट रेयर। सो योर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर बी पार्ट। थर्ड का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज योर स्पॉटिंग एरर। अभी हमने क्या किया था? सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया था। नाउ वील मूव ओवर टू आवर स्पॉटिंग एरर। रीड द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द सर्वेंट एज वेल एज हिज सर्वेंट्स, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। राइट, यहाँ पे हिज नहीं होगा, इज होगा। यहाँ पे हिज नहीं होगा बच्चों, प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे इज होगा। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। नाउ अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। द ओनर ये बिल्कुल सही है, एज वेल एज हिज सर्वेंट्स और उसके सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। अब बच्चों को लग रहा था कि यहाँ पे तो ओनर और उसके सर्वेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है? यहाँ पे तो आर का इस्तेमाल होना चाहिए था। बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट जब हम कंपाउंड रिलेटिव कंजंक्शन से किसी दो नाउन को जोड़ते हैं, राइट, तो ये क्या है? कंपाउंड रिलेटिव कंजंक्शन है, ये सुनो, एज वेल एज। तो इस केस में जो पहला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्ब डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है ओनर, ये क्या है? सिंगुलर है। यस, ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो इसी के ही अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा? डिसाइड किया जाएगा। सो यहाँ पे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? फोर्थ में कोई भी एरर नहीं है। फोर्थ का डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं 5th नंबर, इट इज़ हर्स हाउस एंड दैट इज़ माई हाउस वेयर आई लिव। ये उसका घर है और वो मेरा घर है जहाँ पे हम रहते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? कौन सा पार्ट में एरर है? इट इज़ हर्स हाउस ए पार्ट एंड दैट इज़ माई हाउस बी पार्ट, वेयर आई लिव सी पार्ट। देखिए बी और सी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एरर फ्री, है ना। बी और सी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट देखते हैं अपने ए पार्ट की तरफ, हाउस। हाउस हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन को अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो वो एक क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव ही नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई कर सकता है। बट यहाँ पे हर्ष शो हो रहा है, एंड एज वी ऑल नो हर्ष क्या होता है? हर्ष जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन एक नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, वो उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड रेपिटेशन, राइट। तो यहाँ पे हर्ष ना होके क्या हो जाएगा? हर्ष की जगह पे हो जाएगा हर हाउस। गॉट इट? सो 5th का ए इज योर एरर पार्ट। 5th का ए पार्ट में आपके पास एरर है। गॉट इट? आई होप आपको ये 1 to 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन में। He was the worst boy in the class। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ढूंढिए कि इस पार्ट में एरर कहाँ पे है। He was no error, the worst। आगे देखते हैं boy in the class। देखिए he was और boy in the class में कोई भी एरर नहीं है। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, the worst। देखिए the worst, worst हमारा क्या हो गया? worst हमारा पॉजिटिव डिग्री को रिलेट कर रहा है, राइट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इन द क्लास की बात हो रही है, तो मतलब ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। कंपैरिजन पूरे क्लास से हो रहा है, और जब पूरे क्लास से कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ वाला वर्ड भी सुपरलेटिव वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वॉज द वर्स्ट बॉय इन द क्लास। गॉट इट? देखिए बैड वर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्स्ट था वो हमारा कंपैरेटिव केस में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव केस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सुपरलेटिव केस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरे क्लास से कंपैरिजन हो रहा है 2 से ज़्यादा। और जब 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है तो वो कौन सा केस हो जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। गॉट इट? ना कि कंपैरेटिव डिग्री। चलिए यहाँ तक आपका स्पॉटिंग एरर पार्ट था। मूविंग फॉरवर्ड टू योर फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं आगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स के पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 7, द सहारा इज द डैश डेजर्ट। बताइए क्या होगा? यहाँ पे डेजर्ट का मतलब क्या है? रेगिस्तान। और एक डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट। वो डेजर्ट क्या होता है? DESSERT, डेजर्ट। गॉट इट? तो यहाँ पे द सहारा इज द डेजर्ट क्या होगा? देखिए द लगा है, गॉट इट? द लगा है मतलब सुपरलेटिव केस की बात हो रही है, क्योंकि सुपरलेटिव केस के पहले ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, या फिर मोर हैट। देखिए मोर हैट तो नहीं हो सकता, ठीक है, और हॉट भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव केस है, हॉटर आपका कंपैरेटिव केस है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, और वो है आपके 7th के सी पार्ट में। तो 7th का सी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। We should avoid showing any animosity dash anybody। एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत, ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत। हमको अवॉइड करना चाहिए शो करने के लिए किसी को भी नफरत दिखाने से क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, राइट। सो क्या होगा? टुवर्ड्स एनीबडी, एट एनीबडी, इन एनीबडी, या अगेंस्ट एनीबडी। देखिए अगेंस्ट फिर से एक ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि एनिमोसिटी के साथ हम लोग अवॉइड का वर्ड ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। वी शुड अवॉइड शोइंग एनी एनिमोसिटी टुवर्ड्स एनीबडी, किसी की तरफ, राइट। टुवर्ड्स किसी की तरफ हमें एनिमोसिटी को शो करना, अवॉइड करना चाहिए। सो 8 का ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इट वॉज अ डैश सीन। ये एक क्या था? बहुत ही अच्छा सीन था। नाउ सीन आपका क्या है? सीन आपका नाउन है। ए आपका क्या है? ए आपका आर्टिकल है। और यहाँ पे नाउन को कौन क्वालिफाई कर सकता है? एक एडजेक्टिव ही क्वालिफाई कर सकता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी। देखिए ब्यूटी सीन नहीं होगा, ब्यूटिली सीन इज नो वर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जो कि 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। 9th का सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। So here we have discussed the fill in the blanks part. Now moving forward to synonyms. देखिए synonyms का मतलब क्या होता है? Similar meaning,
गॉट इट। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग। नाउ लेट अस सी आवर वर्ड। हम लोग अपना वर्ड देखेंगे और उसके साथ ही 4 ऑप्शंस को भी देखेंगे एंड यू हैव टू डिसाइड कि उसका करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा। रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, रैशनल का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्या हो, लॉडेबल हो, लॉजिकल हो, टाइडी हो या फिर अग्रीएबल हो। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। रैशनल का मतलब क्या होता है? तर्क संगत, मतलब कोई चीज जो रीजनेबल हो, राइट, रीजनेबल हो, जिसमें एक प्रॉपर लॉजिक हो। सो मेरे मतलब से ही आपको आंसर मिल गया होगा, है ना? टाइडी, अग्रीएबल, लॉडेबल या फिर लॉजिकल। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर विल बी लॉजिकल। 10th का डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं एनिग्मा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पहेली। नाउ अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षक। फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना। गॉट इट। टू बी प्रोवोक्ड, किसी को प्रोवोक करना किसी चीज के लिए। रिडल का मतलब होता है पहेली और ड्रीम का मतलब होता है सपना। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर एज पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनिग्मा, जिसका मतलब होता है पहेली। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11th का बी। 10th का डी इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिकल, रैशनल, एनिग्मा, रिडल विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। डेसिमेटेड। देखिए, डेसिमेटेड का मतलब क्या हो जाता है? डेसिमेटेड वर्ड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है डेसिमेटेड और इसका मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना या फिर बर्बाद कर देना। गॉट इट। पूरी तरीके से क्या कर देना? बर्बाद कर देना। डेसिमेट। नाउ लेट अस लुक एट आवर ऑप्शंस। सबसे पहले अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कैप्चर्ड। कैप्चर्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना या फिर जैसे इमेज कैप्चर कर लेना, होल्ड ऑन कर लेना। देन वी हैव डैमेज्ड। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना या पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर देना। वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंता। नाउ डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड में डिफरेंस क्या है? डैमेज से हम चीज को सिर्फ थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से वो चीज खराब हो जाए ये बात जरूरी नहीं है। डिस्ट्रॉय में क्या होता है? वो चीज बिल्कुल क्या हो जाती है? पूरी तरीके से वो चीज खराब हो जाती है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? देखिए, बी और सी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द बोथ द वर्ड्स, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। डेसिमेटेड का मतलब हो जाएगा 12th का सी। 12th का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में एंड दैट इज योर एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जेन्युइन। नाउ जेन्युइन में हमको क्या करना है? उसका ऑपोजिट ढूंढना है, उसका एंटोनिम ढूंढना है। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा जेन्युइन का? रेकलेस, डाइल्यूटेड, स्प्यूरियस या फिर इनोसेंट। सबसे पहले हम जेन्युइन का मतलब जानते हैं। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रियल। समथिंग विच इज रियल, जो चीज सत्य हो या फिर सही हो, जिसमें फेक ना हो, ठीक है, गड़बड़ी ना हो, जेन्युइन हो। सो रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। डाइल्यूटेड का मतलब होता है पतला सोल्यूशन। डाइल्यूटेड जनरली हम लोग सोल्यूशन के टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो पतला सोल्यूशन, थिन सोल्यूशन। स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक। इनोसेंट का मतलब होता है भोला। सो आई गेस आपको ये आंसर पता चल गया होगा। जेन्युइन का मतलब होता है रियल और स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, जो कि इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योटिक। क्योटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, क्योटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाना, ठीक है। क्योटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाना? अस्त व्यस्त हो जाना, डिसऑर्डरली हो जाना, ठीक है। नाउ लुकिंग ओवर टू आवर ऑप्शंस, हाफिजार, चार्मिंग, ऑर्गेनाइज या फिर नीडी। देखिए, हाफिजार जो है वो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। जो हाफिजार्ड वर्ड है आपका क्योटिक का सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि हाफिजार्ड का भी मतलब होता है डिसऑर्डरली। क्या होता है? डिसऑर्डरली, इसका मतलब होता है। देन वी हैव चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिव होता है। ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब तरीके से। नीडी मतलब जरूरतमंद। सो बच्चों, आपको आंसर इसका क्लियर हो गया होगा, आपने गेस भी कर लिया होगा। क्योटिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। क्योटिक, डिसऑर्डरली एंड इसका ऑपोजिट क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड। 14 का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? चलिए बताएं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है।
चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधानी से। बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब बंधा बंधा। अनरीजनेबल मतलब रेकलेस, ठीक है, या फिर अनरीजनेबल जो हमने ऊपर किया था। इलॉजिकल जिसको आप बोल सकते हैं, है ना। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़। सो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, और बॉन्डेज वर्ड का मतलब क्या बताया था, बंधा हुआ होना या फिर बाधित होना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बी, बॉन्डेज, एक बंधन में रहना, ठीक है। 15 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द मिस स्पेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 16th क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 4 ऑप्शंस में से 3 स्पेलिंग सही हैं और एक स्पेलिंग आपकी क्या होगी, गलत होगी, और आपको उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट अस सी आवर ऑप्शंस। टेम्परेचर की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, नेसेसरी की स्पेलिंग सही है। बच्चों को सेपरेट की स्पेलिंग में डाउट हो रहा होगा, लेट मी टेल यू कि सेपरेट की स्पेलिंग बिल्कुल क्या है, सही है। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, 16 का ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो टेम्परेचर की बच्चों सही स्पेलिंग क्या होती है, TEMPERATURE, राइट। दिस इज योर करेक्ट स्पेलिंग फॉर योर वर्ड टेम्परेचर, जिसका मतलब क्या होता है, तापमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इंसिडेंट, एनवीएस, डेफिनेट या फिर पोजेसिव। ठीक है, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोई घटना, इंसिडेंट। एनवीएस का मतलब होता है जेलिसी, एनवी होना। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, और पोजेसिव का मतलब होता है ओनर, पोजेसिव होना, ठीक है। और एक पोजेशन होता है जिसको हम ओनरशिप बोलते हैं। ये पोजेसिव होते हैं ना, पोजेसिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने में रहते हैं, सेल्फिश जनरली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट की स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। एनवीएस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डेफिनेट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, और पोजेसिव की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सो 17 का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लेट अस सी टू द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेट, जो होती है DEFINITE। ये आपकी क्या हो गई, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो गई। सो बच्चों हर एक स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर क्या करिएगा, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिएगा। अगर जल्दी जल्दी में करेंगे तो सारी स्पेलिंग गलत या फिर सारी ही स्पेलिंग आपको सही लग सकती हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू ऑल द स्पेलिंग्स एंड देन रेक्टिफाई देम। मूविंग फॉरवर्ड टू वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या है, आपके पास एक सेंटेंस है और उसी के बेस्ड पे 4 ऑप्शंस हैं, और उनमें से एक ही ऑप्शन क्या कर सकता है, उस सेंटेंस को रिलेट कर सकता है। देखिए, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे मनी क्या किया जाता है, कॉइंड किया जाता है, बनाया जाता है। बैंक, देखिए बैंक में मनी स्टोर किया जाता है ना। बैंक में मनी क्या किया जाता है, कस्टमर्स के लिए या फिर हम लोगों के लिए, हमारे लिए हमारे अकाउंट में स्टोर किया जाता है या अपने पास स्टोर किया जाता है, और हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वो हमारे अकाउंट में करते हैं। तो इट इज़ अ स्टोरेज प्लेस फॉर मनी बट नॉट अ कॉइनिंग प्लेस। मिंट, फर्म, फर्म क्या होती है, किसी भी बिजनेस फर्म को या पार्टनरशिप फर्म्स, तो फर्म्स हमारी एक बिजनेस या इंडस्ट्रीज से रिलेट करती है। पार्लियामेंट, एज यू ऑल नो, पार्लियामेंट क्या है भाई, हमारी संसद जिसको बोलते हैं। यस, सो अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड क्या हो जाएगा, 18 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a small shop that sells fashionable clothes and cosmetics etc. Now girls are going to tell this answer for sure. Store, stall, boutique या फिर booth क्या होता है, a small shop that sells fashionable clothes, cosmetics etc. Now you see, देखिए store जो होती है, store word सिर्फ एक small shop that sells ये clothes या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए नहीं आ सकता। स्टोर में आप बहुत चीज़ें सेल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ की स्टोर हो सकती है। स्टोर का मतलब दुकान, गॉट इट। स्टॉल और बूथ एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ठीक है। स्टॉल और बूथ एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। स्टोर तो देखिए एक बार परमानेंट हो सकती है, बट स्टॉल और बूथ जनरली क्या होते हैं, टेम्परेरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग ने कहीं अगर कोई फेयर है वहाँ पे गए तो वहाँ स्टॉल्स लगते हैं, है ना, तो ये टेम्परेरी या बूथ लगते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी पर्पस के लिए भी किए जा सकते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 19 का सी, बुटीक इज योर करेक्ट आंसर। बुटीक इज अ प्लेस वेयर इट सेल्स स्मॉल फैशनेबल क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now you have one question related to voice. The question says, what had you done? Now यहाँ पे हमारे पास क्या है, had के साथ verb का थर्ड फॉर्म है, got it, past perfect। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, जब हम पैसिव की बात करते हैं तो when it changes to passive इसमें क्या लग जाएगा, had been प्लस verb का थर्ड फॉर्म। और वो स्टेटमेंट हमको कहाँ है, देखिए यहाँ पे have है जो गलत होगा, had का had ही रहेगा।
had been done. So let's read the question. What had been done by you? यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, been और you के been और had के बीच में एक सब्जेक्ट लगा दिया है, that is absolutely wrong. So 20 का C will be your correct answer. What had you done? What had been done by you? Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं. राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देखिए हम देख सकते हैं जो हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में रिपोर्टेड स्पीच है, दैट इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ. ये आपकी कौन सी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. और जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं उसको हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं. उस केस में हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे, इसका वॉज या उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे. सो सिंपली सेड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग. सेड दैट ऑनेस्टी हैज़ बीन, नो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया. टोल्ड की जरूरत नहीं है, सेड टू नहीं लिखा है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो 21st का डी विल बी योर करेक्ट आंसर. देखिए हमने यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स में हमारी स्पीच है वो किस पार्ट में है, यूनिवर्सल ट्रूथ में है. तो हमने सेड के अकॉर्डिंग इसका चेंज नहीं किया है. राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. 21st का डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होंगी. मूविंग फॉरवर्ड, idioms and phrases. We have one question for idioms and phrase as well. To put two and two together, दो और दो मिलाना. देखिए यहाँ पे दो और दो मिला के उसको ऐड करने की बात नहीं हो रही है, उसको चार बनाने की बात नहीं हो रही है. मतलब ये है यहाँ पे टू पुट टू एंड टू टुगेदर का, कि कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं थी तो उसको क्या किया, दो और दो मिला के उसको, उस इवेंट को या उस इंसिडेंट को क्या किया गया, उसमें रीज़न निकाला गया या वजह निकाली गई. राइट. टू बीट द बर्न्ट ऑफ, नो. टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट्स, येस. फैक्ट्स को जोड़ के उसमें कंक्लूजन निकाला गया. राइट. इंसिडेंट से कोई तर्क निकाला गया. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. टू पुट ऑफ नहीं, टू पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस नहीं. यहाँ पे फेक या स्प्यूरियस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है टू एंड टू टुगेदर, मतलब कंक्लूजन निकालना है किसी ऑब्वियस फैक्ट से. सो 22 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Then we have is the comprehension. Okay, so I will pause it for you people. पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया. Take a screenshot till here and then we have this. चलिए, now let us read the comprehension. The stranger agreed to join Robin's band only on one condition. एक stranger था, उसने रॉबिन के बैंड को ज्वाइन तो करने की ठान ली, बट सिर्फ एक कंडीशन में. He wanted to join a competition of shooting arrows with Robin. मतलब उसको चाहिए था कि हमें रॉबिन के साथ क्या करना है, एक जॉइंट कॉम्पिटिशन करना है शूटिंग एरोज का. If he was defeated in that competition, he would gladly join Robin and his men. अगर वो हार जाता है कॉम्पिटिशन में तो वो क्या करेगा, रॉबिन और इसकी टीम को क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा. Soon arrangements for the competition was made. Soon क्या हुआ, तुरंत अरेंजमेंट्स कॉम्पिटिशन के बनने तैयार हो गए थे, कॉम्पिटिशन की तैयारी होने लगी थी. Robin's men carved bull's eye on the trunk of a tree at a distance of about 50 yards. 50 yards की डिस्टेंस पे एक ट्री पे कार्व्ड किया गया, मतलब बनाया गया. ठीक है, कार्विंग ऑन द ट्री बुल्स आई, जिसमें उसको क्या करना था, एरो को शूट करना था. गॉट इट. टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, द मैन केयरफुली शॉट एन एरो विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल्स आई. तो जो स्ट्रेंजर था उसने क्या किया, बहुत ध्यान से शॉट किया एक एरो, जो कहाँ पे जाके लगा, जो ट्री में बुल्स आई को कार्व किया था, डायरेक्टली उसी के सेंटर पे जाके वो लगा. रीडिंग फर्दर. Robin's men were surprised at the man's skill. Now Robin's men were astonished कि भाई इसने exactly उस बुल आई पे कैसे हिट कर दिया. So they were very surprised about it. Then Robin took the bow and shot an arrow. अब किसकी टर्न थी, अब रॉबिन की टर्न थी, जिसने क्या किया, बो लिया और एक एरो को शूट किया. Which not only hit the bullseye in the center but broke the stranger's arrow, which not only hit the bullseye. ये again repeated है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे हम डिडक्ट कर देते हैं. स्ट्रेंजर्स एरो, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेंजर्स एरो तक. देन रॉबिन टुक द बो, रॉबिन ने बो लिया एंड शॉट एन एरो, और एरो को शॉट कर दिया, जो नॉट ओनली हिट द बुल्सआई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडिल. जिसने सिर्फ ना ही उस बुल आई पे हिट किया, बल्कि जो स्ट्रेंजर एरो था उसके एरो को चीर के बीच से निकला और बुल आई पे क्या हो गया, जाके हिट हो गया. गॉट इट. रॉबिन दस प्रूव्ड, रॉबिन ने प्रूफ कर दिया, रॉबिन दस प्रूव्ड दैट ही हैड बेटर स्किल्स दैन द स्ट्रेंजर. ऑब्वियसली व्हेन स्ट्रेंजर ओनली हैड हिट ऑन द बुल्स आई, बट रॉबिन वाज एबल टू हिट
थ्रू द एरो एंड द बुलसाई, रीच द बुलसाई। सो रॉबिन ने प्रूव कर दिया था कि उसकी स्किल्स जो है वो बेटर है। द स्ट्रेंजर वाज अमेज्ड टू सी दिस एंड सेड आई हैव नेवर सीन सच अ स्किल इन ऑल माई लाइफ, यहाँ पे माई होगा, इन ऑल माई लाइफ इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन यू। नाउ द स्ट्रेंजर वाज रेडी टू एडमिट दैट येस योर स्किल्स आर मच बेटर देन माइन, और इससे अच्छे स्किल्स हमने कहीं नहीं देखे, एंड आई एम रेडी टू ज्वाइन यू पीपल। नाउ मूविंग फर्दर, एंड योर मैन, आपको और आपके मैन को हम ज्वाइन करने के लिए क्या है, रेडी हैं। माई नेम इज जॉन लिटिल, रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम। तो स्ट्रेंजर का नाम क्या था, जॉन लिटिल, बट रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन ऑन he would be known as Little John, but Robin said that कि now you will be known as Little John and not John Little. Got it? तो ये था हमारा पैसेज। Now moving forward to the questions, देखते हैं हमारे questions की तरफ। What was the stranger's condition for joining the Robin's band? जो स्ट्रेंजर की क्या कंडीशन थी रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने के लिए? पहला, only if he and Robin have a competition of shooting arrows, only if he is defeated by Robin in a competition of shooting arrows, only if he should be better than Robin in shooting arrows, only if Robin would let him be better at shooting arrows. देखिए स्ट्रेंजर की सबसे पहले पैराग्राफ में हमने देखा था, according to the paragraph, first paragraph only, it said that if he was defeated he would gladly join Robin and his men. So it is crystal clear from the first paragraph only कि स्ट्रेंजर की कंडीशन क्या थी कि उसको हराना पड़ेगा रॉबिन को, स्ट्रेंजर को, only if he is defeated by Robin in a competition of shooting arrows. So 23rd का B will be your correct answer. How did the stranger know that Robin had better skill than him? स्ट्रेंजर को ये बात कैसे पता चली थी कि जो रॉबिन है उसके स्किल्स उससे बेटर हैं, स्ट्रेंजर से बेटर हैं? नाउ When Robin's arrow hit the bullseye, क्या रॉबिन्स के एरो ने सिर्फ बुला हिट करी थी? When Robin agreed to let him compete with him, जब रॉबिन अग्री कर गया था कि yes you can have competition with me, when Robin beat him in the competition, जब रॉबिन ने उसको हरा दिया, या फिर when Robin's arrow hit the bullseye and broke the stranger's arrow? Actually में 24 का D will be your exact answer, क्योंकि रॉबिन ने ना ही सिर्फ उसको हराया था बट उसके एरो को भी क्या कर दिया था, बीच से तोड़ दिया था, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th and the last question for English is what name did Robin give him? देखिए उसका नाम क्या था? We can read here in the paragraph, the last paragraph only. Look here. उसका नाम था John Little, but Robin gave him the name as Little John. So what did Robin give him? It was Little John. 25th D will be your correct answer. So I hope यहाँ तक सारी explanation and all the questions आपको clear है। Keep learning. Thank you बच्चों। अगर आप हैं हकदार तो एमकेसी बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ। फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत कश और गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल से क्लासेस लेके आया है SC/ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम में 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर्ड कीजिए majorkulsiclasses.com/scholarship पर, और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033 पर। हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं SSB हेड कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट अरिथमेटिक का। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 18276 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई व्हाट? किस नंबर से जो है ये कंप्लीटली जो है डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 9 और 6 से चेक अगर करें तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 8 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो देखिए 6 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा और 9 से नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि 6 से कट जाएगा। 6 से कटने का मतलब 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 2 से देखिए ये संख्या कट जाएगी और ये किससे कट जाएगी? 3 से। तो क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे √2 का मतलब a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, प्लस 1 प्लस जो है b का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल हुआ, 2 कितना हुआ 4.5, तो कितना आ जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए आगे दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए जब भी रूट का क्वेश्चन आए तो यहाँ पेयर बना लिया करिए, पॉइंट के बाद पेयर बनाइए तो कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा तो नहीं है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 अंक के बाद नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0 हटा दीजिए, 1 अंक के बाद है। यहाँ पे 0 को देख लेंगे, 0 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। आप निकाल भी सकते हैं। देखिए 25 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे देखिए 225 को देखिए ध्यान से, आप पूरे नंबर को देखिए, 225 को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। अब हमने बताया था 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक कितना हुआ, यहाँ पे 0.75 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया गया है 1/3। सबसे पहले लिखिए 1/3 इंटू, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 अपान कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 डिवाइड बाई, सेम उसी तरीके से यहाँ करिए 1/4 इंटू 6 1 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, 1/6 पंचे कितना हो गया 30। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं, 1/3 इंटू 9/20 इंटू ये 4 इंटू 30 अपान कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। यहाँ से देखिए 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 9 2 जा होगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। कौन सा आंसर बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 27 की पावर 2n-1 और इक्वल टू 243 की पावर 3। यहाँ पे देखिए ये 3 की पावर में आप लिखेंगे तो 3 3 जा कितना, 3 3 जा 9 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 2n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दोनों आप कंपेयर कर सकते हैं, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6n माइनस कितना होगा 3 इक्वल टू 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो 6n इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंट का दूध है, 63 लीटर डबल टोंट दूध है। यदि वह उन्हें 3 डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध के डिब्बे में मिलाना न चाहे, डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है। जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या करना है, SCF निकालना है। तो किसका 21, 42 और 63। अब इतना इतना लीटर दूध है, यहाँ पे देखेंगे 21 हमारा क्या हो जाएगा, SCF होगा। अब 21 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, 1। यहाँ पे 21 से डिवाइड करेंगे तो कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, 2। और यहाँ पे 21 से डिवाइड करेंगे तो कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, 3। तो इनको आप देखिए कितने मिनिमम कंटेनर लग जाएंगे, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आपके जो कंटेनर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 आएगी। तो कितनी हो जाएगी, 6। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 56 इफ 3 नंबर आर 49 57 72 फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर। अब आपको 5 नंबर का जो है रिमेनिंग का निकालना है। यहाँ पे देखिए इसको किस टाइप से कर सकते हैं। अब जब एवरेज ऑफ 8 नंबर आपका 56 दिया तो हर कोई नंबर कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। हम डेविएशन रूल लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 49 निकाल रहे हैं आप, 49 जब भी निकालेंगे तो एवरेज को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। लेके जाना चाहिए इसको कितना, 56 लेके जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 49 हुआ। तो इसका मतलब एवरेज को कितना बढ़ा रहा होगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 56 है, यहाँ 57, इसका मतलब एवरेज को क्या कर देगा, -1 कर देगा। अब आगे देखिए 56 है और ये 72, तो यहाँ पे ये ज्यादा लेके गया तो माइनस करेगा पहली बात। तो 56 और 4 60, 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आया, 7 और -1 कितना हो गया, +6। +6 यहाँ क्या हो जाएगा करेंगे तो -16 + 6 कितना आ जाएगा आपका
10 -10। अब कितने नंबर बचे हुए हैं आपके 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, तो -2। पहले एवरेज जितना था उसमें आप क्या कर देंगे -2, तो 56 -2 कितना हो जाएगा 54। तो कौन सा आंसर बनेगा आपका 54 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आगे दिया गया है कि 14, 16, 21 का चौथा अनुपात। अब आपको फोर्थ प्रपोर्शन दिया है तो आप क्या मान लेंगे x, और प्रपोर्शन का रूल होता है कि अंदर अंदर का गुणा कर दें और बाहर बाहर के गुणा के क्या होता है इक्वल होता है। तो 16 × 21 इज इक्वल टू x × 14। तो यहाँ पे देखिए 7 त्रिक कितना हो जाएगा, कई 7 दूनी 14, 2 8 कितना हो जाएगा 16, 8 त्रिक कितना हो जाएगा आपका आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 2000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि सी को ए तथा बी का 1/4, मतलब सी को जो मिले ए और बी के 1/ कितना मिलता है 4 मिलता है। अब यहाँ पे टोटल देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना दिया आपको 2000 रुपीज। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 रुपीज। यहां से देखिए जो पाएंगे 1 इक्वल टू कितना है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपीज, और यहाँ पे जो ए और बी मिलकर कितना पा रहे हैं 4, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 1600 रुपए। तो ए और बी मिलकर कितना पा रहे हैं 1600 रुपए। और लास्ट में पढ़िए दिया गया है आपको कि ए एंड बी गेट टूगेदर, बी टूगेदर एंड बी गेट्स इक्वल टू ए। क्या हुआ B गेट्स इक्वल टू A, मतलब दोनों इक्वल पाते हैं। तो 1600 को इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, मतलब A भी इतना पाएगा और B भी इतना ही पाएगा। और क्या पूछा गया है देन A गेट्स, तो A कितना पाया 800 रुपए पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यदि 125 छात्र अनुपस्थित हैं। देखिए कुल टोटल जो थे आपके ये 500 है, इसमें से 125 जो है एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे ये टोटल हुआ। यहाँ पे आप रेशियो जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 5 चौक कितना आ जाएगा 20, 5 51 में 5। अब यहाँ पे देखिए 4 में से एक आपका क्या है एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितना हुए आपके 3 हुए। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रेजेंट हैं टोटल कितने में से 4 में से, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक दुकानदार ने एक टीवी 6000 रुपए में खरीदा और 15% हानि पर बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20 हो जाएगी। यहाँ पे इसको हानि हुई तो सीपी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी। तो यहाँ पे अगर 20 रुपए की चीज है तो 3 कम हो जाएगा 15% की हानि, तो 20 का 15% 3 हानि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी वो चीज 17 में जाएगी। अब देखिए आपको दुकानदार ने एक टीवी 6000 में खरीदी, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है 6000 है, इसकी वैल्यू कितनी है 6000 है। तो 20 को किससे गुणा किया गया है 300 से गुणा किया गया है, तब जाके कितने आए हैं 6000। तो यहाँ भी आप किससे गुणा कर दीजिए 3 से गुणा कर दी 300 से, 17 कितना हो जाएगा 5100, तो कितना हो जाएगा 5100 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 3 टाइम्स हो जाता है, तो 1 रुपए रहेगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 रुपए हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए रेट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 16 साल में कुल कितना पैसा बढ़ रहा है 2 रुपए बढ़ रहा है 16 साल में, और कितना रुपए था 1 रुपए, तो 100 में आपको परसेंट निकालना है। तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 1 2, 1/8 जो होगा वो कितना होता है 12.5%। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पे देखिए किसका दिया है 500 रुपए पे आपको निकालना है 4%। 4% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/25। तो यहाँ पे 1/25 अगर फर्स्ट ईयर का आप निकालेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, तो 20 रुपए यहाँ 20 रुपए यहाँ।
अब देखिए इसका आप निकालेंगे 1/25, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8, 0.8, 0.8, मतलब यहाँ पे इसका ब्याज, यहाँ पे इसका ब्याज, यहाँ पे ये तीसरे साल का इसका ब्याज। फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे इस साल के तीसरे साल के लिए, तो 1/25, तो 1/25 कितना हो जाएगा इसका 0.032। अब यहाँ पे CI माइनस SI हमारा ये इतना पार्ट होता है CI माइनस SI, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, तो 2.4। अगला कितना दिया है 0.032, तो यहाँ पे जो निकल कर वैल्यू आएगी 2.432, तो कितनी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 2.43 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि A एक काम को 7 दिनों में करता है और B जो है 14 दिनों में करता है, C 28 दिनों में करता है, तो देखिए कुल काम जो है इनका LCM बताता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 28। अब एक दिन का जो काम होगा या क्षमता बोल सकते हैं, तो 7 चौक मतलब 4 काम पर डे करता है A, और 2 काम कितने 7 14 दूनी 28 और 28 से करना में 28, मतलब 2 काम पर डे B करता है, 1 काम C करता है। अब यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर मतलब A प्लस B प्लस C, इनकी क्षमता एक दिन में कितना काम करते हैं 4 2 6 और एक कितना करते हैं 7 काम पर डे करते हैं, तो 28 काम को करने के लिए इनको कितना दिन लग जाएगा, तो 4 दिन लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 डेज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला दिया गया है, 2 नल किसी टंकी को A, अब A जो है मान लेते हैं 5 आवर में भरता है और B जो है 10 आवर में भरता है। अब फिर से वही काम करना है, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपकी 10, तो इनको जो है 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10, तो अब दोनों नल मिलकर अगर भरेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लीटर को ये 2 और 3 की क्षमता से भरेंगे, तो कितना टाइम लगाएंगे, तो 3 त्रिक का 9, 1/3 आवर, तो 3 सही 1/3 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है ए ट्रेन रन्स 300 किलोमीटर इन 6 आवर, तो यहाँ पे जो है इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर इन 6 आवर, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। हाउ मेनी टाइम इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम पटना टू कोलकाता इफ डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड कोलकाता इज 53, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, तो कुल कितना इसको चलना है 5/30 तो कितना हो जाएगा 0, तो 10 × 3/5 आवर कितना लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 96 है, अब यहाँ पे एक भुजा की लंबाई, अगर एक भुजा की लंबाई दिया है तो दूसरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप निकाल लेंगे 12 कितना हो जाएगा 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब क्या पूछा गया है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पे 2 × लेंथ आपको दिया था 12 और विड्थ हम निकाल लिए कितना आया 8, तो 12 8 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो क्या आ जाएगा 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा CSA, इसको हम बोल सकते हैं 2 × अब यहाँ पे बताइए 2 1 जा कितना होगा 2 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे सारी वैल्यू अनुपात है तो क्या हो जाएगा k², यहाँ पे ये वैल्यू दे रखे हैं आपको 88, तो यहाँ पे देखिए 6 3 9 2 11 दूनी कितना हो गया 22k² कितना आ जाएगा आपका 88। अब यहाँ पे जो है 22 चौक कितना हो जाएगा 88, k की वैल्यू जो आई कितनी आएगी 2। आपसे क्या पूछा गया है वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ होगी 2 1 कितना हुआ 2 दूनी कितना हुआ 4 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया है तो इसका क्या होता है LBH, तो 4 दूनी 8 8 6 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है x - y = 2, x² + y² कितना दिया है 20। अब यहाँ पे स्क्वायर 20 जो है ये किसका होगा 16 और 4 होगा, तो यहाँ पे बताइए ये कितना आएगा 4 और ये होगा
2 का स्क्वायर है और ये किसका है 4 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे रख दीजिए 4 + 2 कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है 2p/p² - 2p + 1 1/4। यहाँ से आपको p + 1/p की वैल्यू निकालना। तो आप क्या करिए p को ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2p, p अगर आप कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा p - 2 + 1/p = 1/4। तो यहाँ से देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 = 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो p + 1/p - 2। तो -2 इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो p + 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जब भी आपसे रिमाइंडर पूछा जाए x - 1 से देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप सीधे सीधे = 0 का दिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे रखेंगे 1 तो 2 होगा -3 + 4 - 1। अब यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो ACB की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ACB की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया है OAB। तो आपको यह ध्यान रखना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। अगर ये 80 हो गया तो आप पूरे इस त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 होता है, और ये हमारी रेडियस होता है, दोनों के सामने का कोण कितना होगा बराबर होगा। तो 80 180 में से 80 ये कंप्लीट हुआ, बचा कितना 100। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 50 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया है OAB, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये देखिए कैंची फिगर है। अब यहाँ पे आप एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें इनके ही इक्वल, मतलब इनके ही समांतर K और L के, तो जो A वैल्यू है एकांतर कोण के कारण अल्टरनेट एंगल के कारण ये A होगा, और ये B है तो ये भी क्या होगा B होगा। तो पूरे को मिला के देखेंगे तो A + B होगा। तो A + B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 45 डिग्री दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 5 tan θ = 4। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan θ को sin θ cos θ की वैल्यू यहाँ से 4/5। अब यहाँ पे sin θ की जगह 4 रख दीजिए, cos θ की जगह क्या रख दीजिए आप 5 रख दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 - 3 = कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 20 प्लस कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से 20 में से 15 जाए कितना आ जाएगा 5/35। तो कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35। तो कितना आ जाएगा 1/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है इफ इन द गिवन फिगर PT इज ए टेंजेंट लाइन ड्रा ऑन ए सर्कल इफ PB = 3। यहाँ से यहाँ पे कितना दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, AP = 27। टोटल जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है 27। तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरम होती है, तो यहाँ से बाहर से कोई बिंदु है PT² जो होता है PA × क्या होता है PB। तो यहाँ पे देखिए PA की जो वैल्यू है कितना दिया आपको 27, और PB की वैल्यू कितना दिया है 3। तो 27 यहाँ कितना हुआ 81। PT² कितना आ जाएगा 81। तो PT की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इसी तरीके से आप में क्वेश्चन जो है आता है। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आज फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पर देखेंगे कि जो ये प्रश्न है आपके एग्जाम में बड़ा कारगर साबित होंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। द बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज। इस 4 ऑप्शन बेटा सबसे सही आंसर आपका कौन सा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो। ये आपके देश का सबसे गहरा पत्तन भी है, और सबसे बड़ी बात यह है बेटा जानते रहिए कि यह डॉल्फिन नोज हिल्स के पीछे स्थित है, इसीलिए यह आपके देश का सबसे सुरक्षित सबसे सेफ पोर्ट हुआ करता है। और अगर विशाखापट्टनम की बात किया जाए, लगभग 7-8 वर्षों से
यह नंबर 1 पर सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पोर्ट के रूप में आप इसे पुकारते हैं। और साथ ही साथ यह इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट। कैसा पोर्ट है बेटा? प्राकृतिक बंदरगाह है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेयर वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड? तो यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो आपके देश का पहला जल विद्युत परियोजना जो कि नदी घाटी पर स्थापित की गई, उसका नाम है शिव समुद्रम, जो कि कावेरी रिवर पर कर्नाटक राज्य में स्थापित हुआ करती। इसकी स्थापना 1902 एडी में किया गया। वैसे भी आपको एक बात और जानना चाहिए कि ये जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर में कर्नाटका में शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम नामक 2 नदीय द्वीप रिवरिन आइलैंड हुआ करते हैं। ऐसी स्थिति में बेटा तो यहाँ पर प्रश्नानुसार करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी शिव समुद्रम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब आप देखिए भारत का प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नरौरा, बी तारापुर, कलपक्कम एंड डी ककरापारा। तो यहाँ पर बेटा देखिए द फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊर्जा इन द सेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जो करेक्ट आंसर है तारापुर। इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप एकदम क्लियर रहें, श्योर रहें, इसमें कोई डाउट नहीं कि जनरली आपके यहाँ सुमेल या बेमेल नहीं आता है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसीलिए हम इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखे हैं। अब आप देखिए ऑप्शन ए घाना पक्षी विहार, यह राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर में हुआ करता है। इसी का नया नाम केवला देव पक्षी विहार है, जो कि आपके देश का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। तो ये एकदम सही है। कम टू द सेकंड ऑप्शन बी दचीगाम अभयारण्य। तो यहाँ पर दचीगाम सेंचुरी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यह भी एकदम सही। बांदीपुर सेंचुरी ये कर्नाटक में स्थित हुआ करता है। तो यहाँ तक अगर 3 लगातार सही हो गए तो अब इस प्रश्न के अनुसार अनडाउटेडली ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि कान्हा किसली, ये इट इज़ लोकेटेड इन एमपी। कहाँ पर स्थित है बेटा? एमपी में। और अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो आपका करेक्ट जवाब फिरोजाबाद। बैंगल इंडस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? फिरोजाबाद। और ये जो फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है। एक रोचक घटना बेटा आपको ये भी जानना चाहिए। इट वॉज सेटल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया? फिरोज शाह तुगलक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड प्रोजेक्ट कंट्रोल्स द वाटरफॉल ऑफ विच रिवर? तो यहाँ करेक्ट जवाब बेटा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थापित की गई है। यह आपके देश की सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट हुआ करता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है भारत की ही नहीं, इट इज़ लॉन्गेस्ट मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो। पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा परियोजना हुआ करती है, जिसकी लंबाई 4801.2 मीटर हुआ करती है। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तथा एक और रोचक बात जानिए, इसी महानदी में इससे पहले प्रायः बाढ़ आया करती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शारो ऑफ
ओडिशा। क्या कहा जाता है? सारो ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पर बेटा आप देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? महानदी। और अब हम लोग देखते हैं लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आपका करेक्ट जवाब महाराष्ट्र। तथा जो महाराष्ट्र में लोनार लेक स्थित हुआ करती है यह एक क्रेटर लेक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित हुआ करता है। इसे आप जानिएगा, बहुत बार पूछता है, बहुत सुपरहिट प्रश्न है। और महाराष्ट्र में ही बेटा पोवाई लेक स्थित है। कौन सा लेक? पोवाई। कम टू द नेक्स्ट। कोच्चि का जुड़वा नगर है। द ट्विन सिटी ऑफ कोच्चि इज? तो कोच्चि केरल में स्थित हुआ करता है जो कि बेम्बानाड कयाल में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए कोच्चि का ट्विन सिटी जुड़वा शहर कौन है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम इज ट्विन सिटी ऑफ कोच्चि। कम टू द नेक्स्ट बेटा। अब आप देखिए जल के आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो यहाँ जल धारण करने, जल प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी हुआ करती है अमेजन। कौन सा बेटा? ऑप्शन डी, अमेजन। इट फ्लोज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कौन से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, स्पेशली कहाँ? ब्राज़ील में। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखिए निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा एशिया है, जो कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा हुआ करता है। एरिया के आधार पर सबसे बड़ा। फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में होने की वजह से इसे आप महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्राम्बोली यह एक जागृत, स्ट्राम्बोली इज विच टाइप ऑफ वॉल्केनो? एक्टिव वॉल्केनो। किस कैटेगरी में आता है? एक्टिव। यह इटली के लिपारी आइलैंड, लिपारी द्वीप में स्थित है। दूसरा यहाँ पे जानिए, इससे आप, चूंकि ये भूमध्य सागर में है, मेडिटेरेनियन सी में है, इसीलिए स्ट्राम्बोली इज कॉल्ड लाइट हाउस और पावर हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसे आप जानते रहिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बेटा कृषि एवं खनन। यहाँ विच इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। कम टू द नेक्स्ट बेटा। 13 इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। कम टू द नेक्स्ट बेटा। अब आप देखिए किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल पॉपुलेशन और लिव स्टॉक? तो ऐसी स्थिति में आपका करेक्ट आंसर भारत। कौन सा बेटा? भारत, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। सेज, SEZ, सेज का पूर्ण रूप है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? तो यहाँ पर आप देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन ए 1965-66। यद्यपि इसका करेक्ट आंसर 1966-67 होना चाहिए, लेकिन प्रश्न की शर्तानुसार चूंकि सर्वप्रथम 1965-66 में अपनाया गया, लेकिन
फिलहाल हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। आप सफल कब हुए? 1966-67 में। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई। कहाँ पर बेटा? मुंबई मीन्स महाराष्ट्र। अब आप देखिए इसी के नियरेस्ट स्थित है कि जो जवाहरलाल नेहरू है यह मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, इसीलिए इसको आप आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहते हैं। तो ये कहाँ है? मुंबई के नियरेस्ट। यह इसका पूरा नाम JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट बेटा, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? Where was the first chemical port established in India for export import of chemical products? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा दाहेज। कौन सा है? दाहेज। इट इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कम टू द नेक्स्ट बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। नाबार्ड क्या है? व्हाट इज नाबार्ड? तो यह एक कृषि विकास बैंक है। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाला ये बैंक हुआ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। गीत गोविंद बुक किसने लिखी? अर्थात हु रोट गीत गोविंद? इट वाज रिटन बाय जयदेव। किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव। ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। लज्जा किसकी कृति है? तस्लीमा नसरीन। हु रोट द लज्जा? तो यहाँ पर आप देखिए लज्जा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। कम टू द नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा स्वीडन। ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा केरल। तो यहाँ तो एक प्रश्न है लेकिन आपको बता दें कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, यक्षगान ये सब आपके यहाँ के सुपरहिट प्रश्न हुआ करते हैं। और अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो इसका करेक्ट जवाब मेधा पाटेकर। हु इज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ जो कि नर्मदा परियोजना हुआ करती है, इसी में जो इसके आसपास निवास करने वाले लोग हैं इन्हीं के पुनर्वास से यह संबंधित है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। तो यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश? जातीय संसद। इसे रटे रहिए बेटा। दुनिया में लगभग 20 से 25 देशों के संसद के नाम को भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। यहाँ से बारंबार प्रश्नों को पूछा गया है। और इसी के साथ बेटा आज इसी को रोकते हैं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज हम लाए हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यदि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी को लेके बैठिए और आप ये देखिएगा कि आपने इन 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिया है। फिर आप जितने भी नंबर्स आपके आते हैं बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस को सही जवाब दिया है। तो बच्चों चलते हैं बिना टाइम देर किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है आज का, यहाँ पर बच्चों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कोइन डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर वर्ड लिखा है, यदि जून को NXPF के कोड दिया जाए तो STAY का क्या कोड देंगे। ठीक है बच्चों,
अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें कम टाइम में सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी हमारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स होते हैं उनका प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। जैसे यहाँ अगर आपको पता है बच्चों इसका प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 से 14 हो गया तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। वैसे बच्चों अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर u का देखेंगे तो u से बच्चों u का प्लेस वैल्यू 21 होता है, 21 से 24 हुआ तो प्यारे बच्चों 3 प्लस हुआ। n का 14 होता है, 14 से 16 हुआ तो बच्चों 2 प्लस हुआ। e का 5 होता है, 5 से 6 हुआ तो 1 प्लस हुआ। इट मीन्स बच्चों यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रहा है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सिमिलरली हमें वही वर्क यहाँ पर कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 प्लस करना है और हमें पता है 19 में 4 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा जो कि w होगा। फिर बच्चों t में अगर हम प्लस 3 करेंगे 20 में तो 20 का 23 हो जाएगा और एक में बच्चों 2 प्लस करेंगे तो 1 का c हो जाएगा और इसमें बच्चों 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर z हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा WWCZ। किस ऑप्शन में प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन है हम लोग का और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा WWCZ। आई होप कि बच्चों क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा और यदि आपको यही प्लेस वैल्यू याद रहेंगे तो क्वेश्चंस को आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे एग्जाम में। अभी चलेंगे बच्चों हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। बच्चों जो हम लोग की डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना है और फिर हमें ये बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा आखिर जो सेकेंड नंबर पे आएगा। बच्चों आप सभी को बता दें इनके क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे जरूर होते हैं। 101% बच्चों लगभग ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ ही जाता है। अब बच्चों जब एक क्वेश्चन आएगा कर पाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम टाइम में करना ही बड़ी बात होता है। तो जैसे हमसे पूछा गया है कि दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, ठीक है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ RA है और RA है, ई तो बाद में ही आएगा, थर्ड या फोर्थ नंबर होगा। RA से जो स्टार्ट नंबर होंगे वही बच्चों फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बच्चों RA है और यहाँ भी RA है। जब इनको हम कट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर n बचता है और यहाँ पर t बचता है। तो प्यारे बच्चों n हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और t हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। सो हम लोग का आंसर रेशन हो जाएगा बच्चों और ये हम लोग का आंसर हो गया राशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का नंबर सीरीज से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर 4 से 9 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 43 हुआ और फिर 90 हुआ। आगे का नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों पता है कि अगर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 1 प्लस कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों 9 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और वैसे ही बच्चों यहाँ पर 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा और 3 प्लस कर देंगे तो 43 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों जब आगे बढ़ेंगे 43 है हमारे पास, 43 का हम डबल कर देंगे यहाँ पर और इस तरीके से हमारे पास 86 आ जाएगा और प्लस 4 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। अब बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 का 2 से मल्टीप्लाई यानी 180 एंड प्लस 5। इट मीन्स बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 185। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। बच्चों आप फिर से सवाल को समझ लीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, जो भी नंबर्स हमें गिवन है उन नंबर्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सीक्वेंस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, उसमें 1 प्लस किया तो अगला नंबर हमें 9 मिल गया। वैसे ही बच्चों 9 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 18 मिला और उसमें 2 प्लस किया बिकॉज 1 के बाद तो 2 ही आता है और 20 हो गया बच्चों। सिमिलरली आगे वही प्रोसेस हम बढ़ाते चले गए और बच्चों हमारा आंसर आ गया 185। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कम टाइम में डिज़ाइन कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, और इसी की ज़रूरत है हमें अपने एग्जाम में। बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ बातें अल्फ़ाबेट की होती हैं, वहाँ पर बातें नंबर की होती है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर ए का प्लेस वैल्यू बच्चों 1 होता है, 1 से 6 हुआ बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल कि बच्चों एफ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पर कितने नंबर का ग्रोथ हुआ बच्चों, 5 लेटर्स हमारे बढ़ गए। वैसे ही बच्चों हमें पता है बी है, बी का 2 होता है, 2 से 7 हो गया। अगेन यहाँ पर बच्चों देखिए कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 2 5 7 हो गया और बच्चों सी का 8 हो गया तो 3 5 8 यानी दैट मीन्स यहाँ भी 5 ही बढ़ रहा है, यानी बच्चों सब में क्या हुआ 5 5 प्लस हुआ।
आगे बच्चों देखेंगे यहाँ 6 है, 6 का 12 हो गया, यानी 6 का 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। वैसे बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर वैसे ही नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे 6 6। जैसे यहाँ पर देखो फिर इसका 7 है, 7 से 13 हो गया तो 6 ही प्लस हुआ। और बच्चों यहाँ इसका नंबर होता है 8 से 8 है, 14 हो जाएगा तो 6 ही प्लस होगा। यानी इट मीन्स बच्चों सबसे पहले 5 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, तो आगे क्या होगा बताने की जरूरत नहीं बच्चों, आप सभी को पता है सीरीज है तो 7 का ही प्लस होगा। और बच्चों अगर 12 में हम 7 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। और बच्चों वैसे ही अगर हम 13 में 7 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। और बच्चों अगर हम 14 में 7 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। इट मीन्स बच्चों STU हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा C ऑप्शन में है। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का। पुलिस और अपराध में वही संबंध है जो डॉक्टर और किस में है, ये हमें बताना है। तो बच्चों आप सभी को पता है पुलिस हमेशा अपराध को ढूंढता है कि अपराध कहाँ पर हो रहा है, अपराधी को पकड़ता है, लेकिन जो अपराध करता है उसको पकड़ता है बच्चों, ठीक है। जो अपराध करता है उसको पकड़ता है। तो पुलिस की निगाह हमेशा अपराध पे होती है कि अपराध कहाँ पर हो रहा है। सिमिलरली बच्चों अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर मरीज पे फोकस ना करके मर्ज पे फोकस करता है कि आखिर मरीज को मर्ज कौन सा है, वह मर्ज को पकड़ता है। जैसे पुलिस अपराध को पकड़ता है, अपराध करने वाले को पकड़ता है और जो अपराध को करता है, वैसे ही बच्चों डॉक्टर जो होता है वो मर्ज को पकड़ता है, मरीज से उसका कोई वास्ता नहीं होता, वो मर्ज को पकड़ता है और उसी मर्ज को ठीक करता है तो मरीज भी ठीक हो जाता है। और पुलिस बच्चों अपराध को ठीक कर देगा तो अपराधी सही हो जाएगा, अपराध नहीं बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा C ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन का है। 4 नंबर्स हमें गिवन है, एक नंबर इनमें ऐसा होगा जो नंबर बच्चों तीनों से भिन्न होगा, यानी तीनों से अलग होगा। 3 कहीं ना कहीं एक तरह से समान होंगे, उनका कोई ना कोई गुणधर्म एक तरह से सिमिलर होगा बच्चों। एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से अलग होगा। आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। क्या बच्चों 35 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यही सबसे अलग है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अलग होगा वही बच्चों हमारा आंसर होगा। बिकॉज हम क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन है, तो हमें वही नंबर चाहिए जो सबसे अलग है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारा ब्लड रिलेशन से है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर ब्लड के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, यहाँ पर वक्त लगता है। यस बच्चों मैं मान सकता हूँ, लेकिन यदि आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया, चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम समय में भी इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे। ए बी की बहन है, ठीक है बच्चों। ए क्या है? बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, जैसे कह रहा है बस वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सी बच्चों बी की माता है, ठीक है, ऊपर का जनरेशन हो गया। सी जो है बी की माँ है। अब बच्चों आप ही बताओ, अगर सी बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, बिकॉज ए और बी क्या है? बहनें हैं। आगे कह रहा है बच्चों डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? डी बच्चों सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का पिता है। तो ए माँ है और माँ के पिता क्या लगते हैं? नाना जी लगते हैं, कोई बात नहीं। फिर बच्चों ई जो है डी की माता है। ई भी है बच्चों जो डी की माँ है। ई कौन है? डी की माँ है, ठीक है भाई। ए का डी से क्या रिश्ता है? ए बच्चों डी का क्या लगेगा? प्यारे बच्चों माँ के पिता, दैट मीन्स नाना है। ए क्या है? नाना है। और ए जो है इनकी बेटी की बेटी है, तो प्यारे बच्चों ये क्या लगेगी? नातिन लगेगी, जिसे हम लोग पोती कहते हैं। तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, या ग्रैंड डॉटर कह देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोती। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, शायद आपने अभी ऐसा वीडियो में कहीं देखा नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं, लेकिन बच्चों हम भी देखते रहते हैं, ऐसे वीडियोस नहीं पढ़े हैं जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर बोला हरी पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर जाता है, तो सबसे पहले बच्चों आप यही चीज़ लिख लिया करो, NESW। ये क्या है बच्चों? ये दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और बच्चों यदि आप इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारा राइट साइड होगा, यानी दायां होगा। और यदि इधर से इधर आएंगे प्यारे बच्चों हमारा लेफ्ट होगा। और बच्चों हमेशा ध्यान देना, ईस्ट से वेस्ट करता है और नॉर्थ से साउथ करता है। ये हमारा बच्चों क्या है? तरीका है। अब बच्चों हरी पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर जाता है। पूर्व का मतलब बच्चों ईस्ट हो गया, 17 किलोमीटर जाता है, ठीक है, लिख लिया।
फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर। तो बाएं का मतलब बच्चों किधर आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, बिकॉज यही लेफ्ट होता है, 15 किलोमीटर। फिर वह बच्चों बाईं ओर मुड़ के 17 किलोमीटर। अब इसका बायां जो हो जाएगा बच्चों वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 17 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो बच्चों A17 है, A17 कैंसिल हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट वैसे भी करता है, तो बच्चा क्या बच्चों 15 किलोमीटर नॉर्थ, वह अपने घर से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। और ये बच्चों हमारा आंसर है 15 किलोमीटर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर है। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, ठीक बच्चों। अकरम का जो प्लेस है, अकरम का जो प्लेस है सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है बच्चों, ठीक है, बोप्सी से ऊपर है। अकरम बोप्सी से ऊपर है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। अकरम तो ऑलरेडी बैठा है, बोप्सी भी है, तो बोप्सी को हमने क्या कर दिया, अकरम और प्रिया के बीच में कर दिया। तो बच्चों बोप्सी कहाँ है, अकरम और प्रिया के बीच में है। यदि तुलसी भी अकरम से ऊपर हो, तुलसी कहाँ है बच्चों, अकरम से ऊपर है, तुलसी भी अकरम से ऊपर हो, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन होगा, प्यारे बच्चों नीचे से सेकंड पर्सन कौन होगा, बोप्सी होगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, नीचे से दूसरा व्यक्ति बोप्सी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जिनको आप आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं कि आसान है तो आपके एग्जाम में से बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। आपके एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ रखे गए हैं, बहुत हार्ड नहीं रखे गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल बच्चों यही बनता है जैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन है हमारा, सभी हाथी पुरुष हैं, यानी जितने भी हाथी हैं ये सब के सब क्या हैं बच्चों, सबके सब हाथी पुरुष हैं। जितने भी हाथी हैं ये सभी हाथी क्या हैं, पुरुष हैं। फिर आगे कह रहा है बच्चों सभी पुरुष जुराबे हैं। जितने भी पुरुष हैं बच्चों ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब जुराबे हैं। ठीक है भाई, जैसा कहा मैंने वैसा लिख दिया। फिर कह रहे कुछ जुराबे हाथी हैं। बच्चों कुछ जुराबे हाथी हैं, ये बात सत्य होगा। बच्चों कभी भी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये हमेशा सत्य होगा। और इन शार्ट में आप वैसे भी जान लो कि जितने भी हाथी हैं सब पुरुष हैं, सारे हाथी पुरुष हैं और सारे पुरुष जुराबे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों जुराबे के अंदर जितनी भी चीज़ें आ गई, वो चाहे हाथी हो या पुरुष हो, सबके सब क्या हो गए, जुराबे हो गए। वो चाहे हाथी हो वो भी जुराबे हैं, पुरुष है वो भी जुराबे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो गई बच्चों, जुराबे हो गए। अब जो हाथी है, इस हाथी के अंदर जो जुराबे आ जाएंगे, इस हाथी के अंदर जो भी जुराबे आ जाएंगे बच्चों, वो हाथी भी होंगे जुराबे भी होंगे। लेकिन यहाँ जो जुराबे हैं वो हाथी के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए कभी भी सभी जुराबे हाथी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ जुराबे बच्चों हाथी हो जाएंगे। जो जुराबे हाथी के अंदर हैं वो हाथी भी हैं जुराबे भी हैं, इसलिए बच्चों कुछ जुराबे हाथी होंगे, ये सही है। और सभी हाथी जुराबे हैं बच्चों, सभी हाथी पुरुष भी होंगे, सभी पुरुष भी जुराबे होंगे। और इसलिए बच्चों चाहे हाथी बोले चाहे पुरुष बोले, वो सबके सब जुराबे होंगे। ये बात तो वैसे ही सत्य है, फिगर से समझ में आ रहा होगा कि जितने भी हाथी हैं सब पुरुष हैं, और जब पुरुष जुराबे हो गए तो बच्चों हाथी तो वैसे ही हो जाएगा। तो सभी हाथी जुराबे होंगे बच्चों, ये भी कथन सत्य है। यानी हमारा कहने का मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, एक पाशे में निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियां पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा है। लाल यहाँ भी है बच्चों, और यहाँ लाल से नहीं मतलब है क्योंकि लाल का तो विपरीत अंग बताना है। दोनों में सेम क्या है, पीला और सफ़ेद। पीला और सफ़ेद देखो दोनों है बच्चों, और ये पाशा का नियम होता है, ये डाइस का नियम है। अगर 2 चीज़ें आपको सेम मिल जाए तो उनका अपोजिट आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। जो एक सिंगल नंबर बचेगा उसी का अपोजिट निकल सकता है, यानी लाल का बच्चों काला हो जाएगा। और आंसर लाल का पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों हम लोग का है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। बच्चों अगर 1 अक्टूबर को बच्चों
क्या है, रविवार है। तो 16 को बताना है। बच्चों हम सभी को पता है हर 7 दिन बाद वही दिन आता है जो आज का दिन है। तो बच्चों डायरेक्टली हम 14 प्लस कर देंगे, क्योंकि 7 7 14 हो गया और 15 तारीख का जो दिन होगा वो भी रविवार होगा। और 15 के बाद बच्चों जब 16 तारीख आएगा तो 16 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी मंडे हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 16 तारीख को क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मंडे हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनको सीक्वेंस में लगाना है। हाथी है, बिल्ली है, मच्छर है, बाघ है, व्हेल है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नाम पढ़ के ही लग रहा होगा कि इनकी साइज के अकॉर्डिंग ही इनको एडजस्ट करना है, इनकी साइज के अकॉर्डिंग ही इनके सीक्वेंस को सेट करना है। तो सबसे छोटा क्या होता है बच्चों, मच्छर होता है। तो मच्छर सबसे पहला आएगा, ए सी ऑप्शन है और इस पर टिक करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन पूरा सीक्वेंस भी चेक कर लो। दूसरा बच्चों मच्छर से बड़ा फिर बिल्ली होता है, और बिल्ली से बड़ा बच्चों बाघ हो जाएगा, और बाघ से बड़ा फिर हाथी हो जाएगा, और हाथी से बड़ा ही बच्चों व्हेल हो जाएगा। तो ये बच्चों हम लोग का सी ऑप्शन का सीक्वेंस बन जाएगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा 13 का सी ऑप्शन। और बच्चों आपको बता दें ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वर्ड सीक्वेंस के, ठीक है। क्रम निर्धारण इनका क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, ये भी हमारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। हमेशा एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 53 बच्चे हैं, एक कक्षा में जया 5वें स्थान पर है। मतलब बच्चों 53 बच्चे हैं, 53 स्टूडेंट है, और जया का जो प्लेस है ऊपर से 5वां है। जया का जो प्लेस है बच्चों ऊपर से 5वां है। यदि जया ऊपर से 5वें नंबर पे है, 5th नंबर पे है, तो इनके नीचे कितने लोग होंगे बच्चों, 48 पर्सन होंगे। यानी 53 में से 5 घटा देंगे, 48 लोग इनके नीचे होंगे, क्योंकि 48 और 5 को जोड़ोगे तो बच्चों 53 हो जाएगा। 48 इनके नीचे हैं, तो 49वें नंबर पे कौन है, खुद जया बैठी हुई है, यानी इनका जो नंबर हो जाएगा 49th हो जाएगा बच्चों, 49वां नंबर इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैथमेटिकल ऑपरेशन का अगला क्वेश्चन है। यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया है 18a 4c 6b 16d4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों ए का मतलब क्या है, ए का अर्थ है जोड़, प्लस कर दीजिए, और सी का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा कर दीजिए। बी का अर्थ क्या है बच्चों, बी का अर्थ घटाना है, घटाना, और डी का अर्थ क्या है बच्चों, भाग है। तो यहाँ पर हम भाग कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर 18 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24 माइनस 4। तो बच्चों दोनों को जोड़ो या इनको घटा ही दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 38। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर पे, जो कि हम लोग का फाइंडिंग मिसिंग टर्म का है। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, जैसे 13 और 27 है। यदि इनको आप प्लस करेंगे 13 और 27 को तो 40 आएगा, और इसका हाफ करेंगे बच्चों तो आपका बीच का वैल्यू 20 मिल जा रहा है। सिमिलरली बच्चों 9 और 11 को ऐड करते हैं तो 20 होता है, इसका हाफ करते हैं, बीच का वैल्यू आपको 10 मिल जाता है। वैसे बच्चों 17 और 33 को ऐड करेंगे तो 7 3 10 3 1 4 1 50 हो जाएगा बच्चों। 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन होगा, और ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर है एक संयुक्त परिवार में पिता है, माँ है, पिता है और माँ है, और बच्चों विवाहित 3 विवाहित पुत्र हैं। इनके 3 लड़के हैं, विवाहित हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग हैं, इनका सन है और इसकी वाइफ है, ठीक बच्चों। और एक विवाहित पुत्री है, यानी एक डॉटर भी है और उसका भी हस्बैंड होगा बिकॉज वो विवाहित है। और बच्चों कह रहा है कि पुत्रों में से 2-2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां, इनके भी 2 डॉटर हैं और इनके भी 2 डॉटर हैं, ठीक बच्चों। 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां और एक के एक पुत्र है, एक के एक पुत्र है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो देखो बच्चों 2 2 4 और 4 3 7 हो गया, और एक बेटी को लेके 8 और माँ को लेके 9। तो लोग कितने हो गए, 9 हो गए। जब ऐसा फिगर आप ड्रॉ करेंगे, बना लेंगे, तो बड़े आसानी से काउंट करने में आसानी रहेगी। कुछ भी पूछेगा, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, आप सारी चीज़ों का आंसर एक बार में दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बच्चों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। यहाँ पर हमें दर्शाना है फूल, कमल और गुलाब। तो बच्चों आपको पता है कमल और गुलाब एक फूल है, कमल भी फूल होता है, गुलाब भी फूल होता है और इनमें कोई संबंध नहीं होता है। कमल एक अलग फूल है, गुलाब एक अलग फूल है, लेकिन बच्चों चाहे कमल हो या गुलाब हो, ये सब के सब क्या होंगे, फूल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल के, जिनको हम लोग को सॉल्व करना है। डबल लाइन है बच्चों, 2 लाइन से यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ हो गया और यहाँ पर 4 लाइन, तो अगले में क्या होगा बच्चों, 5 लाइन होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। 1 लाइन, 2, 3, 4 और ये 5 लाइन। तो बच्चों हम लोग का आंसर लाइन के ऊपर था ये, और जिसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों अगला सवाल। यहाँ भी नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं बच्चों जो हमारा छोटा फिगर था, यही फिगर जाके बड़ा रूप बन जाता है और इस जो ब्लैंक फिगर है इसको उल्टा करके यहाँ पर लटका दिया जाता है। सिमिलरली बच्चों इस फिगर को हम बड़ा रूप बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे और इस फिगर को हम उल्टा करके यहाँ पर बना देंगे और ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा। ऐसा बच्चों किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर क्लासिफिकेशन का नॉन वर्बल में। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक खड़ी लाइन है और एक पड़ी लाइन है, एक पड़ी और एक खड़ी, एक पड़ी और एक खड़ी, लेकिन यहाँ की जो लाइनें हैं एक ही डायरेक्शन में है। तो बच्चों ये हमारा अलग हो गया और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आते हैं, सारे फिगर सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे और क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। बच्चों सन्निहित आकृति पूर्ति का है क्वेश्चन है, आकृति पूर्ति का। इसे आकृति को कैसे पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हम सभी को पता है इस फिगर को यहाँ कंप्लीट करना होगा और ये जो फिगर यहाँ पर बना है ऐसे ही फिगर यहाँ ड्रा करना पड़ेगा और कॉर्नर में जो फिगर बना है उस फिगर को यहाँ पर हमें ड्रा करना पड़ेगा। बच्चों इस तरीके से जिस भी ऑप्शन में बना वो हमारा आंसर होगा और ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर होगा। यहाँ पर बच्चों मिरर का क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा किसका है बच्चों, मिरर इमेज का है। तो इसका मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन है बच्चों तो हम सभी को पता है मिरर में क्या होता है, ए पार्ट का हिस्सा इधर आ जाएगा और इस पार्ट का हिस्सा इधर चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ब्लैक और जो मल्टीप्लाई का सैंपल है ए इधर आ गया और जो हमारा सेमी सर्कल है ए इधर साइड में आ गया। तो बच्चों इसका यही ऑप्शन आंसर है और कभी भी ये फिगर ऐसे नहीं पलटेंगे और ये भी सही हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई बच्चों यहीं पर है, इसको इधर आना चाहिए था जैसा यहाँ पर है। सो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग का एम्बेडेड फिगर का है, सन्निहित आकृति का है। ये बताना है ये आकृति किस आकृति में शामिल है। तो बच्चों यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, साफ साफ इस फिगर में आपको ये आकृति दिख रही है, जैसा यहाँ बना है सेम फिगर यहाँ पर बना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप सेकंड में करके अपने एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का मैट्रिक्स का, फिगर काउंटिंग का है, मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, फिगर काउंटिंग का। बच्चों इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और इधर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इस चैप्टर के जितने भी सवाल होते हैं सब पे शॉर्टकट होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इनको पूरा ऐड कर लेना बच्चों, 10 और 4 14 और हम लोग का आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने देखा 25 क्वेश्चंस हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया और आपको भी ऐसे ही करना है। और बच्चों ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आई होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आपने सही किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप जो है बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम JK प्रसाद, वेलकम टू MKC ऑनलाइन क्लासेज एंड सबको जय हिंद। पहला क्वेश्चन है किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और अवेस्ता। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हिंदी पुस्तक यानी किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, ये आपका रामायण है। यानी रामायण में सबसे पहले हिंदी का उल्लेख हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, ये ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। चूँकि ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ज और य, ज और य, ज और न्यू, ज और य। तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन
य का आप इसको तोड़ोगे तो ज इसमें हल होगा अ प्लस य, यानी आपका आंसर ए होगा। कि निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको ढूंढना है और देखना है कि इसमें से कौन है। शहद, शक, सील, शराब, यानी शहद मीठा है कि मीठी है, शक आपका शक कि आपकी शक, सील आपका सील स्वभाव कैसा है, और शराब मीठी है कि मीठा है। इसका मतलब कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ये शराब जो होती है यह आपको स्त्रीलिंग शब्द होती है, तो इस तरह से शराब यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। फोर्थ का देखें, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये वैयक्तिकता, वैयक्तिकता, इसमें कोई भी सही नहीं है, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा और तब तो आप तो आंसर भी बता दोगे। ये इसमें वैयक्तिकता होता है, यानी एक तरह से इसमें बी जो आंसर होगा ये आपका सही होगा। ये व्यक्तिकता नहीं होता, निर्वैयक्तिकता होता है, तो यह आपको ये आधा ये आपका आंसर होगा। ये इसको लगाएंगे तो दोनों ये जाकर संयुक्त हो जाएगा, तो इसमें बी आंसर सही होगा। अब पांचवा देखें, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। चूँकि वह दूसरे की बात कर रहा है, यानी वह की बात कर रहा है, यानी वह व्यक्ति दंड लेने योग्य है कि पाने योग्य है। इसका मतलब कि वह दंड पाने योग्य है, कारण कि उसने गलत काम किया है और इसलिए दंड पाना उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए दंड देना भी ज़रूरी है। तो वह दंड पाने योग्य है, कारण कि इस तरह के उसने अपराध किया है। अब आप 6 का देखो, बृहदारण्यक में कौन सी संधि है? बृहदारण्यक, यानी इसको तोड़ेंगे आप तो आपका होगा बृहत, तब जा कर के अरण्यक। तो ये आपका द का, यदि ये त का अपने द में बदल जाता है और ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो बृहदारण्यक, यानी यह व्यंजन संधि होगा। तो व्यंजन संधि में आप हल लगता है, आप भी जानते हो, और इसके द्वारा यह जोड़ा जाता है। 7वां देखें, नीलोत्पला में कौन सा समास है? नील और उत्पल। अब आपको सिंपल सी बात है, जिसमें नील मतलब नीला और उत्पल, यानी एक पूछ रहा है कि द्विगु है कि बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष है। तो नील और उत्पल, यानी नीला विशेषण और उत्पल विशेष्य। इसका मतलब कि जिसमें विशेष्य और विशेषण, या आपका विशेषण या विशेष या विशेष या विशेष और विशेषण या विशेषण संबंध होता है, तो वह आपका कर्मधारय समास हो जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। अब आप देखो, कवि पुंगव में कौन सा समास है? कवि पुंगव मतलब कवियों में पुंगव, यानी इसका अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा कवियों में पुंगव। तो ये द्विगु होगा कि कर्मधारय होगा कि द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा। तो कवियों में पुंगव, इसका मतलब कि यह आपका सप्तमी यानी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, यानी तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। 9वां देखें, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? यानी जीर्ण, सरौता, घरवाली, कुर्मी। तो इसमें आप देखो, सरौता भी आपका तद्भव शब्द है, घरवाली भी तद्भव शब्द है, कुर्मी भी तद्भव शब्द है। तो जीर्ण इसमें आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। बेखटके का उपसर्ग कौन है? यानी उपसर्ग शब्द देखना है, और आप भी जानते हो कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तेजी ला ले देता है, यानी आपको ये सब काम उसको करता है या उसको अर्थ को उलट भी देता है। तो इसमें ये बेखटके में आपका बे, बेख, ब, खटके, यानी आपका बे
और खटके में आप बे जोड़ दोगे, उपसर्ग बे हो जाएगा। ये 10 का ए आंसर होगा। 11 में दयालु में कौन सा प्रत्यय है? अब इसमें प्रत्यय भी आप जानते हो, देख रहे हैं दयालु, आलू, आलू, यानी ये आलू हो गया, ये आलू हो गया, यानी इसका मतलब कि इसमें प्रत्यय पूछ रहा है। तो प्रत्यय को जानोगे तो प्रत्यय का मतलब हुआ कि आपका जो शब्दांश यानी शब्द के अंत में लगता है, वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगता है वह आपका प्रत्यय हो गया। तो इसमें लू, दया, अपधन लू, इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो दया यानी इसका आ, और ये आपका तो आलू इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इसका मतलब कि दयालु में आलू प्रत्यय होगा। सी आंसर होगा इसका। 12 में आप देखो, इनमें से पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, चोट, स्कूल, डॉक्टर, डॉक्टर, स्कूल, तो ये दोनों आपका शब्द अंग्रेजी शब्द है। ये चोट ये आपको हिंदी शब्द है, और ये सौभाग्य सी बात है कि पुर्तगाली शब्द हो जाएगा बाल्टी। तो आंसर आपका 12 का ए आंसर हो जाएगा। अब 13 में देखो तो कृपा का विलोम शब्द होगा। जैसे कृपा, किसी पर दया की गई, कृपा की गई, कि ये सब किया गया, तो इसका मतलब कि पूछ रहा है विलोम शब्द, उल्टा शब्द, तो उपकार, परोपकार, कोप, कृपण, तो इसका मतलब कि विलोम का ये कोप होता है, यानी कृपा का कोप होगा कि किसी पर कृपा करना, या कोप यानी क्रोध करना, तो ये आपका कृपा का उल्टा क्रोध हो जाएगा। गीरा का पर्यायवाची शब्द है। देखो गीरा शारदा कह रहा है, कमला कह रहा है, वाणी कह रहा है, वीणा पाणी कर रहा है, तो इसका मतलब गीरा का मतलब होता है वाणी। वाणी इसका गीरा का पर्यायवाची शब्द होता है। ये शारदा, कमला तो लक्ष्मी हो गई, शारदा सरस्वती हो गई, वीणा पाणी भी सरस्वती हो गई, और ये वाणी जो होता है वो आपकी ये यानी आपको गीरा का ये पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी पुरंदर, या तो इंद्र को कहा जाता है, हुतासन ये तो अग्नि को कहा जाता है, अमीय ये तो अमृत को कहा जाता है, और पुंडरिक ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। ये 16 का तरवर का पर्यायवाची शब्द, यानी बिटप, उर्वी, तनय, प्रसून, ये तरवर मतलब कि पेड़ पौधों की जब बात आती है तरुवर, तो ये बीटअप होता है इसका पर्यायवाची शब्द। ये उर्वी नहीं होगा, तनय नहीं होगा, तो ये तो लड़का हो गया, प्रसून ये तो फूल सुगंध हो गया, आपका उर्वी नहीं होगा। 17 में देखो स्वयं पैदा होने वाला का एक शब्द देखिए, यानी जो स्वयं पैदा होता है, यानी वह अवतरित भी नहीं हो रहा है बल्कि स्वयं पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्वेदज, स्वयंभू, जंगम, अस्थावर, तो इसमें स्वयं पैदा होने वाला के लिए एक शब्द आता है, वह है आपका स्वयंभू, यानी जो स्वयं उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसी को स्वयंभू कहा जाता है। अब आप देखो इसमें 18 अवश्य होने वाली घटना का एक शब्द है। अब ये के अवश्य होने वाली घटना मतलब कि फ्यूचर में ही होगी, लेकिन होगी जरूर, और इसके लिए संभावित, ये तो संभावना रहती है, अवश्यता की इसमें नेसेसरी नहीं है कि हो ही जाए। भवितव्यता निश्चित, यह भी निश्चित है कि हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ये ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। इसका आंसर होगा भवितव्यता, यानी इसको होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 19 देखें, 3 लोग ते मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ है 3 लोग ते मथुरा न्यारी, यानी अब इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है तो आंसर दिया हुआ है मथुरा तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर नगरी है, सबसे अलग विचार करना, किसी से कोई संपर्क न रखना, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि 3 लोग थे मथुरा न्यारी में आपका इसका आंसर होगा सबसे अलग विचार करना, यानी ये किसी से इसको बहस नहीं है, या जो भी विचार देगा बिल्कुल ही अलग विचार रहेगा। 20 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है, थोड़े दिनों का सुख
पैसा सदा रहने वाली वस्तु नहीं है, मानव जीवन क्षणभंगुर है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कि थोड़े दिनों का सुख इसका अर्थ होता है। तो थोड़े दिनों का सुख के लिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति आई। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है चाल चलना, फूंक फूंक करके कदम रखना, छाती पर मूंग दलना, इनमें से कोई नहीं। यानी अंटी मारना एक तरह से किसी भी काम में अड़ंगा लगाना, यानी अड़ंगा कब लगेगा, जब चाल चलोगे, यानी इसका अर्थ हो जाएगा चाल चलना। अब इसका 22 का देखो, मुंह में खून लगना मुहावरे का अर्थ है, मतलब लकीर का फकीर होना, नो, ये आदत पड़ जाना, सिक्का जमाना, यानी अपना रौब जमा लेना, अपना ये प्रतिष्ठा जमा लेना, आँखों में गड़ना यानी खटकना, और ये आदत पड़ जाना, मुंह में खून लगना का मतलब ये आदत पड़ जाना कि किसी को किसी से लेने की लत पड़ जाती है, तो किसी को देने की लत पड़ जाती है, ये तरह तरह की सिगरेट की लत पड़ जाती है। यानी मुंह में खून लगना का मतलब कि ये आदत पड़ जाना। 23 का संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये तो सिंपल है। संचारी भावों की संख्या बता रहा है 33, 34, 35, 31। संचारी भाव मतलब व्यभिचारी भाव। चूँकि बात आती है तो इसमें अब आपको संचारी भाव को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, और ये मन में उठने वाले भाव हैं, इसी को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। गिर गिर पड़े रक्त के आंसू, पंक्ति में कौन सा रस है। गिर गिर पड़े रक्त के आंसू यानी विभत्स, रौद्र, करुण और आपको भयानक। ये देखो, गिर गिर पड़े रक्त के आंसू यानी एक तरह से ये विभत्स यानी एक तरह से घृणा पैदा करने की बात की गई कि आँखों से अब क्या कर रहा है, बार बार रक्त के आंसू गिर रहे, यानी रक्त गिर रहे। इसका मतलब यह है कि आंसू, ये रक्त रूपी आंसू गिर रहा है, यानी एक तरह से रक्त का बहाव हो रहा है, यानी उसको आँख फोड़ दी गई है, उससे रक्त आंसू बह निकल रहे हैं। तो ये आपका विभत्स रस हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से आपको सिंपल है कि सवैयाँ बनती है, कि चौपाई बनती है, कि कुंडलियाँ बनती है, कि भुजंगी बनती है। ये दोहा और रोला उसमें जोड़ दिया जाए तो कुंडलियाँ का निर्माण होता है। ये छंद से रिलेटेड है, तो इसमें कुंडलिया छंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।